जी नमस्कार जी साथियों। तो हम आज देखेंगे राजनीतिक विज्ञान का पेपर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखेंगे साथियों। बिल्कुल धुआंधार पेपर आपका है, बिल्कुल वायरल पेपर होने जा रहा है साथियों। ये कैसा होने जा रहा है? बिल्कुल वायरल पेपर बताऊंगा साथियों, जो आपकी एग्जामिनेशन से डायरेक्ट मिलान होगा साथियों। बिल्कुल आप भी कहोगे सर आपने बहुत अच्छा पेपर बताया है साथियों। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में भी काम करेगा पेपर और तो आपके आप काम करेगा पेपर। ऐसा पेपर मैंने आज बना दिया है और आपके सामने पेश कर दिया है साथियों। बिल्कुल मॉडल पेपर प्रश्न उत्तर माध्यमिक परीक्षा 2025 साथियों। बिल्कुल क्लियर हुआ। तो 2024 में देखेंगे साथियों, सबसे पहले हाफ ईयरली में देखेंगे साथियों ये पेपर, और बाद में आपको बोर्ड एग्जाम की पेपर लगेगी आपके 2025 के अंदर, जब भी आपको इस मॉडल पेपर की एक बार दिखावट दे दी जाएगी साथियों। ओके शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम स्टडी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में और हाफ ईयरली दोनों में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला चैनल है साथियों। तो साथियों सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए, यानी कि सबसे पहले खंड ए देखेंगे साथियों। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली का किस विचारधारा पर आधारित है, कि जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली थी कौन सी विचारधारा ऐसी थी जिस पर ये आधारित थी, जिस पर ये टिकी हुई थी साथियों। तो बिल्कुल ये समाजवाद की जो विचारधारा थी उस पर ये टिकी हुई थी साथियों। ओके अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर का है कि इनमें से किसने खुलेदार की नीति अपनाई। जैसे खुलेदार की अलग अलग प्रकार की नीतियाँ होती है, तो उनमें से एक नीति थी साथियों खुलेदार की, तो किसने अपनाई थी साथियों? बिल्कुल जो चीन थी उसने ये नीति अपना ली थी विद्यार्थियों। ओके क्लियर हुआ। छोड़ा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि हान नदी पर चमत्कार का संबंध किस देश से है। जो हान नदी है उसका चमत्कार ऐसा कौन सा देश है जिस पर इसका जो चमत्कार हुआ था वो हुआ था? तो बिल्कुल जो दक्षिण कोरिया है उस पर इसका चमत्कार हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि आसियात भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था कब लागू हुआ था। तो साथियों ये हुआ था, ये 2010 के अंदर लागू हुआ था साथियों। कब हुआ था? बिल्कुल ये 2010 के अंदर लागू हो चुका था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी के, इसको तो जूम आउट कर लेते हैं साथियों। ओके पांचवा क्वेश्चन है कि गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संधि हस्ताक्षर किए गए थे वो कौन सा संधि था साथियों? तो बिल्कुल फरक्का संधि। कौन सी? फरक्का मामला था साथियों, फरक्का मसला था ये। आगे छठा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है साथियों? तो बिल वो 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्यों की संख्या होती है? बिल्कुल 5 सदस्यों की संख्या वहाँ पर बनाई गई है। अगला है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आज़ादी। बिल्कुल यदि आपको कोई खतरा है और यदि आपके पास 2 बॉडीगार्ड है तो बिल्कुल उसका आपको खतरा नहीं, खतरे से आपको आज़ादी मिल चुकी है। आगे क्वेश्चन आए हैं 8 नंबर का कि पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था, यानी कि संपन्न बिल्कुल खत्म हो चुका था साथियों। तो बिल्कुल ये 1992 में संपन्न हो चुकी थी पूरी तरह। 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रौद्योगिकी ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी थी साथियों? तो ये बिल्कुल ये रखी थी साथियों टेलीग्राफ ने। किसने रखी थी? टेलीग्राफ ने रखी थी। यदि आंसर किसी भी प्रश्न का गलत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम कि देशी रियासतों के एकीकरण में किसने अहम भूमिका निभाई है, कि जिसने किसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई? तो बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी भूमिका निभाई थी साथियों। 11 नंबर का है कि भारतीय जनसंघ का गठन कौन से सन के अंतर्गत हुआ था विद्यार्थियों? तो वो हुआ था 1951 में। कब हुआ था साथियों? 1951 में हुआ था। अगला देखेंगे हम कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ब्लड अलग है और फ्लड अलग है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे रखता है साथियों? तो ये बिल्कुल संबंध रखता है दूध उत्पादन से। किससे रखता है? बिल्कुल दूध उत्पादन से आपका संबंध रखता है। अगला 13 नंबर का है कि भारत चीन का युद्ध हुआ था सर कौन से सन के अंतर्गत ये युद्ध हुआ था विद्यार्थियों? तो बिल्कुल 1962 में ये युद्ध हुआ था। अगला 14 क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। तो बिल्कुल 14वां है कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के मध्य, यानी कि जो भारत का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री क्या कहा जाता है? बिल्कुल जनरल अयूब खान के मध्य 1966 में कौन सा समझौता हुआ था साथियों? बिल्कुल ताशकंद का जो समझौता हुआ था साथियों वो हुआ था। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था विद्यार्थियों? तो ये बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था कि जय जवान जय किसान नारा। अगला 16 नंबर का है कि राम मनोहर लोहिया संस्थापक संपादक कौन थे साथियों? तो बिल्कुल ये हो जाएगी कौन थे साथियों? तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा मुझे कठिन लग रहा है, तो इसलिए एक बार इस किताब को लेकर बताइएगा साथियों। 17 नंबर का है कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे साथियों? तो बिल्कुल लाल डेंगा थे। कौन थे? लाल डेंगा मेजा नेशनल फ्रंट के संस्थापक रहे हैं। 18 नंबर का है कि भारत के गठबंधन की राजनीति का दौर आरंभ हुआ तो कौन से सन के अंदर इसका जो दौर होता है वो प्रारंभ किया गया था? बिल्कुल 2014 में हुआ था साथियों। ओके आगे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ चुका है। रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2007 में दक्षेस का सदस्य बना कौन बना था साथियों? तो बिल्कुल अफगानिस्तान बना था। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान दक्षेस का, इसको दक्षेस को सार्क भी कहा जाता है साथियों, सार्क। ओके आगे है कि 18वां दक्षेस सम्मेलन नेपाल में हुआ था। तो ये बिल्कुल 18वां दक्षेस सम्मेलन 2014 नेपाल में हुआ था, 2014 में हुआ था। आगे है कि सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसको हम सामूहिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामूहिक सुरक्षा कहा जाता है साथ में। अगला प्रश्न देखेंगे कि 4 नंबर का है कि भारत में, अरे भाई लग जाए यार, टिक लग जाए यार, भारत में वर्ष में क्योटो प्रोटोकॉल 1947 पर हस्ताक्षर किए थे। कौन किए थे? 2002 में किए थे, यानी कि भारत ने वर्ष 2002 में, ओके 2002 आ जाएगा इसका आंसर। आगे है कि
कि भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग की स्थापना की थी। नई संस्था का नाम था नीति आयोग था। आगे है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम वर्ष तो कौन से वर्ष में बना था? बिल्कुल 2019 में बना था साथियों। आगे आ चुका अति लघुरात्मक प्रश्न आ चुका है। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसके अंदर शामिल है एस्टोनिया, कौन से? एस्टोनिया है, लालविलिया है और लिथुआनिया है। आगे आ चुका है सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क का पूरा नाम है साथियों, सार्क का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका पूरा नाम होने वाला है साउथ एशियन, क्या नाम हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। तीसरा है कि शरणार्थी से आप क्या समझते हो? शरणार्थी से हम ये समझते हैं कि वे लोग जो किसी देश से भागकर दूसरे देश में शरण लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस देश में, अपने देश में किसी प्रकार का खतरा रहता है, इसलिए दूसरे देश में आते हैं। आगे है कि भारत में पावन वन प्रांतर का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि वनों के कुछ हिस्सों में काटा नहीं जाता है, वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता है। इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्य आत्मा का वास माना जाता है। ओके, आगे है कि मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? दोबारा सुनो कि मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हो? तो हम इससे ये समझते हैं कि समाज में फास्ट फूड रेस्तरां के लक्षण अपनाए जाते हैं। किसके? जो फास्ट फूड के जो रेस्तरां के लक्षण थे वो अपनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर किस क्षेत्र पर दिया गया था साथियों? तो बिल्कुल ये कृषि का विकास के क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। सातवां है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो कैप्टन मोहन सिंह ने इसका गठन किया था विद्यार्थियों। अगला 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि 1967 के चौथे आम चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई थी? तो ये इसलिए दी गई थी क्यों कि एक मिनट रुको गलत है ये वाला और आंसू की मांगे दो बताइए। तो चुनावों के राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों गई? यदि मेरे पास पड़ा हुआ तो इसका आंसर देखेंगे अभी। एक चीज़ बता दूँ, इस क्वेश्चन का मुझे नहीं मिला यार, क्या करूँ यार। शायद बताया तो था लेकिन था मेरे पास, पता नहीं क्या है। चलो कोई दिक्कत। अगला देखिए राजगीर एनडीए का पूरा नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसका पूरा नाम हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 11वां कि भारत के केंद्रीय 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखना है। तो जैसे राष्ट्रीय जनता पार्टी हो गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, इसी प्रकार 2-3 चीज़ें आप लिख सकते हो। 13वां की मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशें बताना है आपको। तो बिल्कुल यदि पढ़ी हुई तो देखेंगे साथ ही, वरना था इसका भी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल साथियों इसका आंसर हमें मिल चुका है और इसका आंसर हम बिल्कुल फटाफट देख लेते हैं कि पहला है कि सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया गया है साथियों। ओके, आगे आ चुका है कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के समान ओबीसी के लिए आयु में छूट मिली हुई साथियों। एसटी एबीसी के अंदर मिली हुई है साथियों। ओके, क्लियर हुआ? तो बिल्कुल ये दोनों सिफारिश थी जो मैंने आपको बता दिया साथियों, इस प्रकार से हैं। ओके, क्लियर हुआ? मैं इतनी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी खरीद जाना है यार, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ जल्दी। आगे है कि भारत और नेपाल के बीच संबंधों पर टिप्पणी लिखनी है। जो टिप्पणी वो जो कुछ हुआ था उसके मध्य पे टिप्पणी लिखनी है। तो शायद पढ़ा हुआ तो इसका आंसर भी देखेंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है। बिल्कुल साथियों मिल चुका है कि भारत और नेपाल के बीच संबंध घनिष्ठ, व्यापक और बहुआयामी रहे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और पारिवारिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जुड़ाव थे। बिल्कुल आपस में जैसे परिवार में जुड़ाव रहता है उसी प्रकार से भारत और नेपाल के बीच में भी ऐसे प्रेम था साथियों। अब आ चुका पहला पॉइंट है कि भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा थी। पहले की बात करें तो हम दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा बड़ा नहीं था साथियों। आगे है कि नेपाल और भारत के बीच शांति और मैत्री की संधि थी। बिल्कुल मित्रतापूर्ण की संधि थी। 1950 के तहत नेपाली नागरिकों को भारतीय नागरिकों को सामान्य सुविधा और अवसर दिए गए थे साथियों। आगे बताया गया है कि बताया गया है कि भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल संयुक्त आगे सहयोग समेत कहीं द्विपक्षीय संस्थागत संवाद तंत्र थे साथियों। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल इसको छोड़ो, ज़्यादा हमको पॉइंट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट लेकर हमको आपको बताना है। एक पॉइंट ऊपर है कि भारत और नेपाल के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय बातचीत है। बिल्कुल अच्छी प्रकार की बात रही। यहाँ पर ये पॉइंट रह गया था कि भारत और नेपाल के बीच संधि। ओके, क्लियर हुआ? तो ये बस ये 4-5 पॉइंट है जो भारत और नेपाल के बीच में अच्छी प्रकार की साझेदारी को हमें बताने की कोशिश करता है साथियों। 5वां क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हो? बिल्कुल एमनेस्टी इंटरनेशनल से इसका उत्तर हम बताते हैं आपको। देखिए साथियों, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार के लिए काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी कानून है। देखिए ये गैर सरकारी कानून है साथियों। इसकी स्थापना साल 1961 के अंदर की गई थी और ब्रिटिश वकील पीटर बेसन ने की थी साथियों। क्लियर हुआ? इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। एमनेस्टी से कुछ जुड़ी खास बातें इस प्रकार से नीचे दी गई है। ओके, ये संगठन 150 से ज़्यादा देशों के बीच में फैला हुआ है। जितने 150 देश उससे अधिक फैला हुआ है। इसके 10 मिलियन से ज़्यादा सदस्य समर्थक के साथ। क्लियर हुआ? ये किसी भी राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक इतिहास, धर्म से स्वतंत्र है। ओके, यह संगठन मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के साथ खड़ा रहता है और ये मानवाधिकार उल्लंघन करने वालों को जवाबदेही ठहराता है साथियों। और इसका मकसद एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां हर व्यक्ति मानवाधिकार का आनंद ले सके। बिल्कुल अलग ही प्रकार का देश। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम कि भारत की क्या है, भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई 2 घटक बताइए। यानी कि जो भारत की सुरक्षा की जो रणनीति अपनाई गई थी साथियों, उसके आपको घटक बताने हैं। उसमें से 2 घटक बताने हैं आपको कि कौन कौन सी रणनीति अपनाई गई थी, उनसे संबंधित कोई 2 आप अव्ययी घटक लिखने हैं साथियों।
तो साथियों यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार से दर्शाए गए हैं कि भारत की सुरक्षा रणनीति के को दो घटक जो प्रमुख घटक होते हैं वो निम्न प्रकार से दिए गए हैं। सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना और अर्थव्यवस्था का विकास करना, बिल्कुल दो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं जो दो घटकों को दर्शाती है साथियों। और भारत की सुरक्षा रणनीति के कुछ और घटक भी इस प्रकार से नीचे दिए गए हैं जिनको हम बारी से पढ़ेंगे साथियों। पहला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा है उसकी परिषद के द्वारा सुरक्षा करना। दूसरा है कि गुप्तचर एजेंसी, यानी कि जो गुप्त, यानी कि किसी को पता नहीं है कि ये एजेंसियाँ भी भारत की सुरक्षा के लिए लगी हुई है। जिस प्रकार से फिल्मों के अंदर, जिस प्रकार मूवी के अंदर कुछ गुप्त सिपाही होते हैं, पुलिस होती है, कुछ अन्य प्रकार का जो एजेंसियाँ होती है वो भी गुप्तचर होती है साथियों। आगे की रक्षा नीति और रक्षा डॉक्ट्रिन, ओके। सीमा सुरक्षा, यानी कि सीमा के ऊपर जो हमारे नौजवान रहते हैं, फौजी नौजवान, उसके बारे में। संयुक्त रक्षा योजना की बिल्कुल समूह के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्य की परिभाषा, उभरते सुरक्षा परिवेश और भू राजनीतिक बदलावों का विश्लेषण, राष्ट्रीय शक्ति और कमजोरियों का आकलन भी इसी प्रकार से होता है साथियों। आगे कुछ एक पॉइंट और दिया गया है कि अपेक्षित सैन्य, आर्थिक और राजनयिक संसाधनों की पहचान भी इसी के माध्यम से की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है मेरे विद्यार्थियों की, क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है उसके बारे में आपको बताना है। इंग्लिश में, यदि आपको हिंदी में समझना आए तो आपके पास में इंग्लिश में दिया गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी बतलाते हैं। देखिए साथियों, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या है? एक संधि है साथियों। और क्यों बनाई गई है? बिल्कुल जो जलवायु परिवर्तन होता है, राजस्थान की जलवायु, भारत की जलवायु, हर प्रकार की, हर प्रदेश की जलवायु अलग अलग होती है, इसलिए इसे क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया गया है। अब इसको बारीकी से पढ़ेंगे साथियों। पहला पॉइंट दिया गया है कि यह संधि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र प्रवर्ग कन्वेंशन, यानी कि UNFCCC के तहत बनाया गया है। किसके तहत? UNFCCC के तहत ये बनाया गया है। आगे है कि इसे साल 1997 में अपनाया गया था साथियों। कब बनाया गया था? अपना लिया गया था, बिल्कुल इसको चालू कर दिया गया था 1997 ईस्वी के अंदर साथियों। आगे बताया गया है कि यह दुनिया की एकमात्र ऐसी कानून रूपी बाध्यकारी संधि है जिसका मकसद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। देखो साथियों, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इससे प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनते हैं कि ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। ये चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे हैं कि इस संधि के तहत औद्योगिक देशों और संक्रमणकालिक अर्थव्यवस्थाओं को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य को तय करने होते हैं साथियों। बस छोटी सी चीज़ें उनको याद करना है, परीक्षा के अंदर लिखना है, बस प्रश्न को समझना है और आंसर आपको देना है साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? क्लास 5 से आप 12 में आ चुके हो, जहाँ से पढ़ते आ रहे हो कि हरित क्रांति क्या है क्या नहीं है। ओके, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ। देखिए साथियों, हरित क्रांति बताया गया है कि कृषि उत्पादों तथा कृषि से संबंधित जो भी औजार, कीटनाशक, खाद, अन्य उन्नत किस्म का बीज आदि को विकसित करने की प्रणाली को हरित क्रांति कहते हैं। कृषि उत्पादन यानी कृषि में बढ़ावा करने के लिए कृषि से संबंधित औजार, यानी कि किस प्रकार के औजार काम में लाया जाए, ट्रैक्टर हो गया, ट्रॉली हो गया, और हल हो गया, कुली हो गया, जोता हो गया, ये चीज़ें। ओके, कीटनाशक का मतलब खाद, यूरिया हो गया, खाद एवं उन्नत किस्म के अच्छे प्रकार के बीज विकसित करने के लिए हरित क्रांति को अपनाया गया। बस छोटी सी चीज़ है, उसको आपको पढ़ना है बस, और क्या है। जिसमें अन्न हो गया, दूध हो गया, कपास हो गया, फल आदि के उत्पादित अधिक से अधिक हरित क्रांति को अपनाया गया है। किसके लिए अपनाया गया? बस किसानों के लिए अपनाया गया है। फिर आगे साथियों हमारे पास मिलान वाले कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको हम बारीकी से करते हैं साथियों। इसमें पहला क्वेश्चन बताया गया है कि 90 का पहला है कि 1950-64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य था, तो मिलान करना है इसका, तो इसका हो जाएगा साथियों, इससे हो जाएगा दूसरे से, यानी कि क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास। आगे है कि पंचशील, तो पंचशील का किससे हो जाएगा साथियों? तो पंचशील का तीसरे से हो जाएगा कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत होते हैं। बाडुंग सम्मेलन, तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौथे से, यानी कि इसकी परिणति गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुई थी। इसका फिर लास्ट बचा, तो इसका हो जाएगा कि तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले गए थे, ये उससे संबंधित हो जाएगा। क्लियर हुआ साथियों? फिर आगे हमारे पास में 9 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब 10 नंबर का हमारे पास में आ चुका है कि सिंडिकेट से आप क्या समझते हो? तो सिंडिकेट से हम बहुत कुछ समझते हैं। देखो साथियों, किसी भी प्रकार की एग्जाम को घबराना नहीं है। ओके, सिंडिकेट व्यक्तियों, कंपनियों, निगमों, क्लियर हुआ, या संस्थाओं का एक स्व संगठित होता है, उनका एक समूह होता है जो किसी विशिष्ट व्यवसाय, यानी कि बड़े व्यवसाय, किसी काम धंधे को चलाने, साझा हितों के अपने आपस में शेयर करना, आगे बढ़ाने या बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है साथियों। बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, उसको बस लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का है कि प्रेस नहीं, प्रेस सेंसरशिप का क्या अर्थ है? बिल्कुल छोटा सा उत्तर होगा साथियों इसका, तो इसका भी देख लेते हैं हम। यार साथियों, इसका मिला नहीं है यार मुझे। ओके, इसका एक बार आपको देखना है, वैसे 2 लाइन का होगा इसका। ओके, 12 नंबर का है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीतिक पर केंद्रित 2 प्रमुख मुद्दों के बारे में आपको बताना है। पूर्वी के जो राज्य हैं उनके राजनीतिक में जो मुद्दे उठते हैं उनको बताना है।
देखिए साथियों, जो पूर्व के जो मुद्दे उठने वाले हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट लाइन क्षेत्र हो गया पहला। तो पूर्व क्षेत्र में कई समूहों के साथ कई विभिन्न समझौते का कार्यान्वयन रहा है। असम और इसके पड़ोसी राज्यों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद चलता रहता है। पूर्वोत्तर राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति और विद्रोही गतिविधियों की मॉनिटरिंग होती है सबसे पहले। तो ये मुद्दे उसके अंदर ज़्यादा उठते हैं। और फिर आगे बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति भी अपनाई गई है। साथ ज़्यादा मुद्दे नहीं, छोटे मोटे मुद्दे हैं जो आपको समझ में आते हैं। फिर आगे बताया गया है मेरे विद्यार्थियों की भारत के गठबंधन की राजनीति पर अपने विचार लिखना है साथियों। तो गठबंधन आपको लिखना है साथियों, विचार अपने लिखने हैं, किस प्रकार से गठबंधन की राजनीति होती है उस पर आपको लिखना है पूरा, किस प्रकार से लिखना है। 13 नंबर का आपको ऊपर हेडिंग डाल देना है कि भारत गठबंधन की राजनीति, पूरा डाल के आपको बस एक पन्ना टाइप कर देना है। एक पन्ना नहीं तो शायद आपको आधा पन्ना टाइप करना है। जब आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि गठबंधन की राजनीति बहुत बड़ी होती है, इसलिए साथियों बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में आपको बता देना है। क्लियर है। अब आगे फिर हमारे पास में आ चुके हैं साथियों, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम। यह आ चुका है सेक्शन सी यानी कि खंड से आ चुका है। इसका 14 क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन आसियान पर टिप्पणी ने यदि पढ़ा होगा तो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए साथियों, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया गया है नीचे कि अरे भाई कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। कैसा होता है? अंतर सरकारी गैर संगठन होता है, जिसमें फिर बताया गया कि इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया शामिल होते हैं। ये देश हैं जो इसके अंदर शामिल है। साथियों किसके अंदर शामिल है भाई, सबको पता रहना चाहिए। दक्षिण पूर्वी एशिया ये देश उनसे जुड़े हुए हैं। और फिर आगे बताया गया है कि इसकी स्थापना सांसद यानी कि संवाद के माध्यम से क्षेत्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से पूरी की गई है। साथियों बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, बस आपको लिख देनी है। देखो साथियों, मेरा मकसद एक ही है, बस आपको सभी अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन बताना, बिल्कुल छोटे छोटे आंसर के रूप में आपको आंसर देना है। साथियों क्या मकसद है मेरा? चेन टपा डमडम। ओके, ये नहीं वाला नहीं है, बस आपको आंसर बताना है। 15 नंबर का कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के जो पक्ष होता है विस्तार से आपको तर्क देना है। बिल्कुल छोटा सा मैं आपको हिंट देने वाला हूँ साथियों, थोड़ा बड़ा हिंट दे देता हूँ जिसके माध्यम से उसका आसानी से आप कर सकते हो। भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का एक प्रबल दावेदार होता है। इससे प्रमुख देशों का समर्थन भी प्राप्त होता है साथियों, लेकिन चीन सहित विश्व के कई देश इसका विरोध भी करते हैं। चीन जैसे बड़े बड़े देश होते हैं। और स्थायी सदस्य प्राप्त कर लेने के लिए भारत को वैश्विक समुदाय में अपनी छवि और सुदृढ़ करनी होगी, मतलब मजबूत करनी होगी। देश का सामाजिक आर्थिक विकास करना होगा साथियों, देश का समाज का करना होगा, आर्थिक जो गरीबी से जुड़े हुए उनका विकास करना होगा, तभी इसके अंदर वो शामिल हो सकता है साथियों। क्लियर हुआ? तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला साथियों 16 नंबर का क्वेश्चन है कि सोशलिस्ट पार्टी का विस्तार लेख लिखना है साथियों। पूरा एक पन्ना आपको टाइप करना है। कितना? एक पन्ना इसमें आपको टाइप कर देना है साथियों। क्लियर हुआ? और यदि आपको इसका आता है तो इसमें दोनों के अंदर आपको एक पन्ना टाइप करना है, किसी एक को करना है वैसे दोनों में से। ओके, फिर अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। हमारे पास में अगला 17 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि कहाँ पर है, यहाँ पर है कि नक्सलवादी आंदोलन से आपके समझते विस्तार से आपको बताना। इसको भी आपको एक पन्ना टाइप करना है साथियों, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट मैं आपको प्रदान करवाता हूँ। नक्सलवादी की थोड़ा बहुत मैं आपको एक दो लाइन बता देता हूँ साथियों कि किस प्रकार से आपको लिखना है कि नक्सलवाद भारत के राजनीतिक और विद्रोह समूह का एक समूह है साथियों। किसका ही जो राजनीति है और विद्रोह समूह का एक समूह होता है, संगठन होता है। जो नक्सलवादी यानी कि नक्सलियों व्यक्ति हैं कि साम्यवादी विचारधाराएं, समाज साम्यवादी विचारधाराएं, यह माओवादी राजनीतिक भावनाएं हैं, विचारधारा से प्रभावित है। माओवाद से प्रेरित होकर 4 मजूमदार ने ऐतिहासिक 8 दस्तावेज लिखे जो नक्सलवाद का आधार बने। बस ये इस लाइनें लिखिए 4-5, उसके बारे में विस्तार से बता दो, बस यही चीज़ें लिखनी है, कुछ नहीं लिखना है। आगे फिर हमारे पास में खंड वाला आ जाता है साथियों पैराग्राफ। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है इसमें, किस 18 नंबर का 19 नंबर का क्वेश्चन है। और ये नंबर क्वेश्चन आपको बस ये करना है। मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं साथियों, बस एक तो आपको वो करना है, फलाना करना है, मतलब मैंने आपको 5 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं साथियों जो आपको करने हैं। और पूरे 23 में से मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, लगभग कितने बता दिए साथियों, 20 में से 5 क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। एक चीज़ बता दो साथियों मैं आपको, एक यहाँ पर चीज़ दिया रखें वैश्वीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन आएगा। कितना परसेंट आएगा? 100% क्वेश्चन आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। और ऊपर दिया गया है वैश्वीकरण, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है साथियों कि सोवियत खेमे के विघटन के घटना चक्र पर लेख लिखना ही 100% क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है साथियों, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा साथियों। दावे के साथ बोलता हूँ मैं, यदि जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि साथियों ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपको अच्छा लगा हो मॉडल पेपर तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो ताकि सारे मॉडल पेपर चैनल आपको देखने मिल जाएंगे साथियों। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय